वेलकम बैक टू के ट्यूटोरियल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टेंस के विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट को जानने की चेष्टा करेंगे। टेंस है क्या? टेंस को हम लोग टाइम एंड टेंस भी कहते हैं। टेंस इज आल्सो कॉल्ड टाइम एंड टेंस। तो टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस को हम लोग बेसिक रूप से बॉन मैरो ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं। टेंस को क्या कह सकते हो? बॉन मैरो ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण का यह एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। टेंस है क्या? तो टेंस को जानने से पहले हमें टाइम एंड टेंस को जानना होगा। टाइम एंड टेंस क्या है? यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लोग जानेंगे। टाइम इज गॉड मैड बट टेंस इज मैन मैड। टाइम का निर्माण ईश्वर ने किया है, लेकिन टेंस का निर्माण मानव ने किया है। दूसरी बात यह जानने की चेष्टा करेंगे, टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंस बट टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। टेंस जो कोई भी एक्शन करेगा वह एक्शन के लिए समय पर निर्भर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं टाइम जो है वह टेंस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन टेंस टाइम पर निर्भर करता है। अब अगली बात को जानने का प्रयास करेंगे। जो टाइम एंड टेंस को हम टेंस कहते हैं, मतलब टाइम एंड टेंस, टेंस का नाम टाइम एंड टेंस क्या है, क्यों पढ़ा? तो टाइम एंड टेंस इसलिए पढ़ा क्योंकि टेंस जो है टाइम पर निर्भर करता है। तो एक्चुअली हम लोग टेंस का डिफिनेशन यह बता सकते हैं, जो टेंस है क्या। तो याद रखना है, टेंस तो एक्शन करता है लेकिन टाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पे कह सकते हो द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब टाइम के अनुसार जो वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। यहाँ तक तो आप समझ पाए। अब अगली बात जानेंगे, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे आप सिंपली इस बात को बेसिक कंसेप्ट के लिए पहचान से याद रख सकते हैं, लेकिन टेंस का विशेष रूप जानने के लिए आप इसके विभिन्न प्रकार के नियमों को पढ़ना होगा और नियम पे आधारित विभिन्न प्रकार के कंसेप्टों को ध्यान देना होगा। टेंस पढ़ना या समझना या इस पर निर्भर नहीं करता है कि आपको पहचान याद है या विभिन्न प्रकार के नियमों को आप जानते हैं। टेंस को जानने के लिए टेंस को आप फील करना होगा, और यह आपको अंग्रेजी व्याकरण का एक बोन मेरो की तरह काम करता है। अंग्रेजी व्याकरण में टेंस, प्रेजेंट टेंस को कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखना है हूँ हो को प्रेजेंट मानो, है हूँ हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चे अब टेंस पहचानो। तो इस आधार पे आप याद रख सकते हो टेंस के बेसिक कंसेप्ट को। लो बच्चे अब टेंस पहचानो। इस आधार पे आप बेसिक कंसेप्ट को जान पाएंगे, ना कि टेंस की परिपूर्णता को जान पाएंगे।
यह आपको वहां तक पहुंचाएगा जिस आधार पे आप प्रेजेंट एक्शन, पास्ट एक्शन और फ्यूचर एक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो टेंस का 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप यह जान पाए जो प्रेजेंट टेंस जो है निश्चित तौर पे लास्ट में है हूँ वो लगा रहेगा, पास्ट टेंस जो है था थे थी लगा रहेगा और गागेगी लगा रहेगा। यह आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करता है, ना कि यह आप इस बात को जाने जो लास्ट में है ही हूँ हो तो प्रेजेंट होगा, था थे थी हो तो पास्ट होगा, या गागेगी हो तो फ्यूचर होगा। ऐसी परिकल्पना, ऐसी धारणा के साथ मत रहना। इसके विभिन्न प्रकार के नियमों और विभिन्न प्रकार के बातों पर आधारित विभिन्न प्रकार के कंसेप्टों को ध्यान देंगे, जिससे हम लोग टेंस के बारे में अच्छे से पहचान पाएंगे। तो अभी जाने हैं टेंस। टेंस का आपको 3 प्रकार होता है। पहला आप प्रेजेंट टेंस को जाने। प्रेजेंट टेंस याद रखना, वर्तमान में जो कोई एक्शन होता है उस एक्शन को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई एक्शन जो आप पास्ट में कर चुके तो उस पास्ट में हुए विभिन्न प्रकार के एक्शन को पास्ट टेंस कहते हैं। और आने वाले समय के लिए जो आप विभिन्न प्रकार के बातों के बारे में जो परिकल्पना करते हैं वह परिकल्पना आपको फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। याद रखना है प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो इसको हम सिंपल वे में यह ध्यान रख सकते हैं, जो ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इस बात को आप ऐसे जान सकते हो, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब according to present time is called present tense। मतलब इस आधार पे आप कह सकते हो कि वैसा एक्शन जो प्रेजेंट में स्टार्ट हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी आधार पे आप पास्ट का भी डिफिनेशन तैयार कर सकते हो, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब according to past time is called past tense। तो यहाँ से आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के डिफिनेशन में आप तनिक भी देरी मत करना। इस प्रकार के बात को आप ध्यान रख सकते हो। मतलब प्रेजेंट में आप जाने, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। दूसरा जाने, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। तीसरा बात भी इस आधार पे आप जान सकते हो, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब according to future time is called future tense। तो इस आधार पे आप फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो वैसी घटना जो प्रेजेंट में घटे उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और वैसी घटना जो पास्ट में घटे उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, और वैसी घटना जिसके बारे में हम लोग परिकल्पना करें वह फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है और वह फ्यूचर टेंस में होता है। तो याद रखना, आप जो अभी प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं या कुछ करते हैं या आप कुछ कर चुके हैं वह प्रेजेंट एक्शन को डिनोट करता है। पास्ट में जो आप कुछ किए या कर रहे थे या आप कर चुके थे वह आपको पास्ट एक्शन को डिनोट करता है। और फ्यूचर में जिसके बारे में आप सोच रहे करेंगे या जो कर रहे होंगे या जो कर चुके होंगे उसके बारे में आपको फ्यूचर को डिनोट करता है। तो हम लोग जाने जो टेंस के 3 वैरायटी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस
जो है वह 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। आप बता सकते हो जो प्रेजेंट टेंस जो है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला को आप ध्यान से लिख सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा के बारे में आप चर्चा कर सकते हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरे के बारे में आप बता सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा के बारे में भी आप बोल सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली बेसिक कंसेप्ट से इसके विभिन्न प्रकार के पहचानों को याद रख सकते हो। ना जानने से भला जानने तक के लिए वह कंसेप्ट होता है। बाकी आप जो विभिन्न प्रकार के या टेंस के अंदरूनी बात को जानेंगे तब इसके विभिन्न प्रकार के रूलों को जानना होगा, और इस आधार पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना होगा, तब विभिन्न प्रकार के प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इम्परफेक्ट, परफेक्ट के बारे में जान पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम होता है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी किताब वाला बोलता है, या इसे आप कह सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई एक्शन जारी हो। इसका पहचान आप याद रख सकते हो, ता है, ते है, ती है। यह आपको बेसिक कंसेप्टों तक पहुंचाता है। दूसरी बात इसमें याद रखना है, रहा है, रहे हैं, रही है। तीसरी बात आप याद रखोगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में ये बात है, और प्रेजेंट परफेक्ट में चौथा बात आप याद रखोगे, यहाँ पे इसका पहचान है, या है, पा है, ला है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। इस आधार पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बातों को भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे आप यह पहचान बता सकते हो, आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही है, आ रही है। ठीक, इस आधार पे यह बात आप कह सकते हो कि यह विभिन्न प्रकार के बात विभिन्न प्रकार के टेंसों को शो करता है। अब हमें जानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? तो याद रखना, एन एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट टाइम, मतलब कोई एक्शन जो प्रेजेंट में स्टार्ट हो। एन एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब आप यह कह सकते हो कि कोई एक्शन जो प्रेजेंट में शुरू होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर जानने की चेष्टा करें तो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई काम स्टार्ट हो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे कोई काम आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन होगा, एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। मतलब कोई एक्शन ऐसा हो जो जारी रहे प्रेजेंट में, उसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन जान पाए, एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर आपको होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, इज एम आर के पास एक बीमारी है जो हमेशा अगर वर्ब का कोई फॉर्म लेता है तो वह बिफोर लेता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसा एक्शन जो प्रेजेंट में हो चुका हो। An action has finished in present time, then that action is also known as
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब वैसा एक्शन जो प्रेजेंट में परिपूर्ण रूप से हो चुका हो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। एन एक्शन इज फिनिश्ड इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद रखना एन एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम एंड गोइंग ऑन प्रेजेंट टाइम, मतलब वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट तक जारी रहे उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हम लोग पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। हैज हैव के पास एक ऐसा बीमारी है जो अपने साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लाता है। और याद रखना हैज हैव कहीं भी आए तो अपने साथ वर्ब का तीसरा रूप लाता है, उसके बाद ही वह कुछ अदर हो सकता है। तो याद रखना है यह आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में विभिन्न प्रकार के बातों को शो करता है। तो इस आधार पे हम लोग चारों टेंस के विभिन्न प्रकार के बेसिक कंसेप्ट को जान पाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई एक्शन शुरू होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कोई एक्शन परिपूर्ण हो जारी रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई एक्शन परिपूर्ण रूप से हो चुका है उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और कोई एक्शन जो प्रेजेंट में जारी हो पास्ट तक चलता रहे उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस आधार पे यह बता सकते हैं जो यह विभिन्न प्रकार का टेंस के विभिन्न प्रकार के फॉर्म को जानते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जानने की चेष्टा करेंगे, मैं कार खरीदता हूँ तो आई बाय ए कार। जैसे आप गाना गाते हैं तो यू सिंग ए सॉन्ग, वह कार खरीदती है तो सी बाइज अ कार। मतलब यहाँ पे ही सी इट राम के साथ आप V5 का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे राम एंड श्याम के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। इस आधार पे आप बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब जानते हैं तो डिफिनेशन में आप जान चुके हैं टेंस का क्या परिवर्तन होता है। तो टाइम के अनुसार वर्ब के रूपों में परिवर्तन, जैसे V1 तो मेन वर्ब का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसी मेन वर्ब में V1 में आप ed जोड़ देते हैं तो या तो V2 प्राप्त होता है या तो V3 प्राप्त होता है, और V1 में ing जोड़ते हैं तो V4 प्राप्त होता है, और अगर आप V1 में s या es जोड़ देते हैं तो V5 प्राप्त होता है, जिससे आप V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में आसानी से जान पाते हैं। और यह जानना और बेसिक कंसेप्टों को ध्यान देना टेंस के विभिन्न प्रकार के पार्टों के बारे में निर्देशित करता है कि आप उसे जान पाते हैं। इस आधार पे आप बता सकते हो वह कार खरीदता है तो यहाँ पे वह जो है सिंगुलर फॉर्म तो इसके साथ V5 होगा। याद रखना है अगर V1 में s या es जोड़ दे तो वह आपको सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करता है, सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है। और अगर आप इसी आधार पे कहेंगे सब्जेक्ट में s या es जोड़ दें तो वह प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करता है। याद रखना प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस आधार पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान पाए। इसी आधार से हर प्रकार के टेंस में आप एक ही बात याद रखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाने हैं एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह एक्शन जो प्रेजेंट में जारी रहे उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस आधार पे आप उदाहरण को समझ सकते हो, मैं कार खरीद रहा हूँ तो आई एम बाइंग अ कार। आप विद्यालय जा रहे हैं यू आर गोइंग टू स्कूल। वह इस काम को कर रही है तो शी इज डूइंग दिस वर्क। आप मेरी मदद कर रहे हैं यू आर हेल्पिंग मी। मैं आपके साथ जा रहा हूँ आई एम गोइंग विथ यू। इस आधार पे आप विभिन्न प्रकार के सेंस को समझा पाएंगे या समझ पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी बोले हैं बात को, जो वैसा एक्शन जो प्रेजेंट में परिपूर्ण रूप से हो चुका हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। इस आधार पे आप उदाहरण में दोगे, जैसे आप कार खरीद चुके हैं तो यू हैव बाउट अ कार। आप घर बेच चुके हैं यू हैव सोल्ड अ हाउस। मैं गाना गा चुका हूँ आई हैव संग ए सॉन्ग।
वह इस काम को कर चुकी है, शी हैज डन दिस वर्क। इस आधार पे यह विभिन्न प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप समझ पाएंगे। उसके बाद बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आप दो बात को पहले जाने, सिंस और फॉर का प्रयोग याद रखना है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। अब कहोगे या पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो निश्चित समय, फॉर क्या होता है तो अनिश्चित समय। यह पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आप कह सकते हो, सिंस इज यूज्ड एज बिफोर द नेम ऑफ डे, द नेम ऑफ मंथ एंड द नेम ऑफ ईयर। मतलब सिंस का प्रयोग दिनों के नामों से पहले, वर्षों के नामों से पहले या महीनों के नामों से पहले होता है, और निश्चित समय जैसे सुबह से, शाम से, बचपन से, 10 जैसे बचपन से, जनवरी से, आप बता सकते हो 1980 से। इस आधार पे आप सिंस का प्रयोग करोगे। फॉर इज यूज्ड एज बिफोर द नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ मंथ एंड नंबर ऑफ ईयर एंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फॉर का प्रयोग दिन की संख्या, महीना की संख्या, वर्षों की संख्या के पहले होता है या अनिश्चित समय के पहले होता है। जैसे कहेंगे वह इस काम को 2 वर्षों से कर रहा है या करता रहा है। तो आप यहाँ पे गौर करोगे, 2 वर्ष नंबर ऑफ ईयर है, मतलब फॉर का प्रयोग। तो क्या कहोगे, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 years। मैं बचपन से इस काम को करता रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्डहुड। बचपना क्या है, निश्चित समय, एक बार लौटता है तो दोबारा नहीं आता है। तो इस आधार पे आप प्रेजेंट के विभिन्न पार्टों के बारे में सोच सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट के आधार पे प्रेजेंट के विभिन्न प्रकार के एक्शनों को आप जान पाओगे। अब यहाँ पे बात उठता है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई एक्शन स्टार्ट हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ऐसा भी सेंटेंस होगा जिसमें डेली, डे, पर डे, एवरी डे ऐसे वर्ड लगा रहे, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। तो हम एक टेंस के बारे में ऐसा करते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या विभिन्न स्ट्रक्चरों को समझा देते हैं। आप विभिन्न प्रकार के टेंसों के बारे में घर से लिख के जरूर लाएंगे। यहाँ पे पहला बात हम लोग जानने की चेष्टा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप एक बात जानो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कहते क्या होते हैं। एन एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट टाइम, एन एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम is called present indefinite tense, is called present indefinite tense। मतलब वैसा एक्शन जो प्रेजेंट में स्टार्ट हो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप यहाँ से एक बात यह भी बता सकते हो, जैसे लास्ट में अगर वर्ड के एक्सप्रेशन में डे, पर डे, डेली यह रेगुलर हैबिट की चर्चा हो, रेगुलर हैबिट की चर्चा हो, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। दूसरी बात यह भी कह सकते हो, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की चर्चा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की चर्चा हो तब पर भी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तीसरी बात यह कह सकते हो, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन पास्ट में ही निर्धारित हो चुका हो। जैसे कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे आप देखो लास्ट में लगा है गागेगी, लेकिन यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में देखो हर व्यक्ति एक दिन मरेगा, यह लगा है गागेगी, लेकिन यह यूनिवर्सल ट्रुथ विश्वव्यापी सत्य को दिखाता है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो जैसे आप कह सकते हो एवरीवन डाइज अ डे, everyone dies a day,
या आप ऐसे कह सकते हो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एक्सप्रेशन का निर्धारण पहले हो चुका है और यह खास कार्यों के लिए है, इसीलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। अब हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विभिन्न प्रकार के प्रेजेंट स्ट्रक्चरों के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रूल ऑफ स्ट्रक्चर। रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप एक बात बता सकते हो, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और यहाँ पे आप बताओगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस आधार पे आप यह कह सकते हो आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, यह आपको प्लूरल सब्जेक्ट को शो करता है। तो इसके साथ आप वर्ब के पहला फॉर्म का प्रयोग करोगे और हो सकता है जब आए सेंस तो डू का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भी तो वर्ब का पहला फॉर्म है। दूसरी बात ध्यान दोगे, ही से इट राम, या राम और श्याम। तो राम और श्याम के साथ आप किस चीज का प्रयोग कर रहे होते हैं? तो B5 का सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो समय आने पर आप डज का भी प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में कभी कभी ऐसा भी हो, लगता है, लगते हैं, लगती लगा रहे, तो इसमें आप B1 बेगिन का प्रयोग करते हो, यहाँ पे आप बेगिन्स का प्रयोग करते हो। जैसे मैं उसे पसंद करता हूँ, करते हैं, करती है लगा रहे, तो पसंद करना के अर्थ में यहाँ पे आप लाइक का प्रयोग करोगे, यहाँ पे आप लाइक्स का प्रयोग करोगे। तो इस आधार पे आप समझ पाए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं बोलूंगा मैं खाता हूँ तो आई एट, आप जाते हैं यू गो, वह पढ़ती है तो शी रीड्स। तो इस आधार पे आप आसानी से इस बेसिक कंसेप्ट को जान पाए और ट्रांसलेशन को बना पाएंगे। जैसे दो उदाहरण देख लेते हैं, वह गाना गाती है। तो इस आधार पे आप क्या कहोगे? शी सिंग्स अ सॉन्ग। वेरी गुड। जैसे कहेंगे मैं आपसे मिलता हूँ, आई मीट यू। तो यहाँ पे आप V1 का प्रयोग किए, ठीक। अगर बोलेंगे रूल ऑफ निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो रूल ऑफ निगेटिव स्ट्रक्चर को आप ऐसे शो कर पाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस में नॉट, प्लस में V1, प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे कहेंगे मैं कार नहीं खरीदता हूँ, मैं कार नहीं खरीदता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट बाई अ कार। तो यहाँ पे आप यह समझ पाए जो आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आई जो है वह एक्सेप्शन में आता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यह तो है सिंगुलर लेकिन इसके साथ बिहेवियर प्लूरल की तरह होता है, कभी कभी सिंगुलर की तरह भी होता है। जैसे बताएंगे वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। तो वह गाना नहीं गाती है तो आप क्या कहोगे? शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती है। तो इस आधार पे आप टेंस के बेसिक, अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में जानें। अब हम लोग वैसे स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे जो हर टेंस के लिए इंट्रोगेटिव फॉर्म वैसा ही बनेगा, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। और इस आधार पे जैसे हम एक विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के बारे में बता देते हैं, आप उसको घर से अच्छे से तैयार करके लाएंगे विभिन्न प्रकार के बातों को। यहाँ पे आप पहला बात यह कहोगे रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। तो रूल ऑफ इंट्रोगेटिव में यहाँ पे दो बात होगा, या तो एक सेंटेंस के पहले शुरू में क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, तो क्या लगा रहेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जिस हिंदी वाक्य शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो, प्रश्नवाचक शब्द हो तो
तो आप शुरू में प्रश्नवाचक शब्द के लिए कंफर्म हो जाए क्या लगा रहेगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा रहेगा। और इस प्रकार के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखना रूल ऑफ स्ट्रक्चर जो बनेगा वह आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन। तो यही तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का काम करता है। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इज एम आर का काम करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का काम करेगा। इस आधार पे आप टेंस के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर को लिख पाओगे और आप ट्रांसलेशन समझ पाएंगे। जैसे कहेंगे क्या मैं पत्र लिखता हूं, तो यहाँ पे आप तुरंत समझ पाए अच्छा क्या का प्रयोग है। तो आई के साथ कौन हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू, तो डू आई राइट अ लेटर। आप बना पाए ट्रांसलेशन। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लिखना तो बिल्कुल नहीं भूले। उसके बाद क्या हुआ, विद्यालय जाती है, तो इस आधार पे आप यह भी बता पाओगे जो आखिर अब क्या करें। तो यहाँ पे क्या है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो डज सी गो टू स्कूल। इस आधार पे आप यह ट्रांसलेशन बना पाए। इसी का अगर बोलेंगे बउआ जी निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप बताओगे रूल ऑफ निगेटिव इंट्रोगेटिव में कभी भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर डू डज वाला स्ट्रक्चर है तो डू डज का प्रयोग करें, इज एम आर वाला तो इज एम आर का प्रयोग करें, उसके साथ वर्ब का चौथा रूप होगा, हैज हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट इंट्रोगेटिव में होता है। इस बात को निश्चित तौर पे ध्यान देना है जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट दूर होंगे। क्या वह कार नहीं खरीदती है, यहाँ पे क्या हुआ, कार नहीं खरीदती है। इस आधार पे आप यह बता सकते हो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लाता है, तो डज सी नॉट बाय अ कार। इस प्रकार जैसे मैं कहूंगा क्या आप मेरी मदद नहीं करते हैं, मेरी मदद नहीं करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, डू यू नॉट हेल्प मी। तो इस प्रकार से हम यह जान पाए जिस हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द लगा रहे तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है और इस आधार पे विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों को आप समझ पाते हैं और आप तैयार कर पाएंगे विभिन्न स्ट्रक्चरों को। अब हम लोग दूसरी बातों के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। जो जिस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर और उस बात को आप रूल नंबर 2 में इंट्रोगेटिव सेंस में लगाएं। इंट्रोगेटिव सेंस दो प्रकार का होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगा और दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीच में होता है। और यह बीच वाला हेल्पिंग वर्ब QW पहले लाता है। इस बात को निश्चित तौर पे दिमागी विभिन्न प्रकार के सेंसों में बैठा लें। तो यहाँ पे आप बोलोगे जिस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा तो याद रखना है QW को यह पहले लाएगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लाएगा। QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड या कोई आपको समझाएगा IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसे आप इसका स्ट्रक्चर लिख पा रहे होंगे तो रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो रूल ऑफ स्ट्रक्चर होगा IP प्लस HB प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे V1 लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसा टेंस वैसा बेस, जैसा रूप वैसा देश। तो इस आधार पे आप स्ट्रक्चर लिख पाओगे हर प्रकार के टेंस के बारे में। तो IP या आप QW बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब डू या डज बोल सकते हो, सब्जेक्ट V1 और यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव साइन लगाओगे। जैसे कहेंगे मैं गाना गाता हूँ, मैं क्यों गाना गाता हूँ, मैं क्यों गाना गाता हूँ, तो इस आधार पे आप बोलोगे वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लिखना ना भूलें। जैसे इसी आधार पे बोलेंगे बउआ इसका रूल ऑफ निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो रूल ऑफ निगेटिव स्ट्रक्चर होगा आपको IP
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी कर सकते हो, जैसा देश वैसा वेश, जैसा टेंस वैसा टेंस। तो इस आधार पे आप विभिन्न प्रकार के बातों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, क्यू डब्ल्यू प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यहाँ पे V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। इस आधार पे आप उदाहरणों को समझा सकते हो। राम क्यों बाजार नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो व्हाई डज राम नॉट गो टू मार्केट, राम नॉट गो टू मार्केट। अब यहाँ पे यह बात को समझ पाए। याद रखना टू का प्रयोग कब करते हैं, तो याद रखना जाने के सेंस में टू का प्रयोग और आने के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग। जाने के सेंस में टू का प्रयोग, आने के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग। जैसे कहेंगे सीता दिल्ली से क्यों आती है, तो दिल्ली से क्यों आती है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो जो व्हाई डज सीता कम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग कर दिए। ठीक, तो इस आधार पे आप विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों को समझ पाए और हमें जहाँ तक उम्मीद है आप विभिन्न प्रकार के टेंसों के बारे में आप लिख पाओगे। तो अब हम लोग जानते हैं पास्ट टेंस के विभिन्न रूपों को, जिस आधार पे आप लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों को नेक्स्ट क्लास में तैयार करके लाएंगे। और हम लोग इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशनों को धीरे धीरे जानने की चेष्टा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो पास्ट टेंस का कितना प्रकार होता है। तो पास्ट टेंस तो आप पहले जाने था, दे दी को पास्ट जानो, यह सिंपल डेफिनेशन है। इस टेंस से आप बता सकते हो पास्ट टेंस। पास्ट का पहला पुत्र है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले तो आप बता सकते हो एन एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड, सिंपल। वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, इसका स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बोले इसका डिफिनेशन बोले तो आप यह भी ध्यान रख सकते हो एन एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान बताए थे आपको क्या होता है, तो या पा ला तथा तिथे तिथि। तो इस आधार पे आप पहचान के आधार पर भी कुछ ट्रांसलेशन को बना पाओगे, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर के आधार पर भी बना पाओगे, कुछ बेसिक परिकल्पनाओं के बारे में बता पाओगे। और वैसे पास्ट हैबिट, जो पास्ट का हैबिट होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाने। अब जानेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान आप याद रखोगे, रहा था, रहे थे, रही थी। अच्छा, इसके साथ वर्ग का चौथा फॉर्म आएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्या कर सकते हो, डेफिनेशन। तो एन एक्शन is going on in past time, past time is called past imperfect tense, past imperfect tense। वैसा एक्शन जो पास्ट में क्या हो, जारी रहे, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप ध्यान रख सकते हो, सिंपली सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण में आप कह सकते हो राम पटना जा रहा था, राम वाज गोइंग टू पटना, वह कार खरीद रही थी, शी वाज बाइंग अ कार। अब हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप ध्यान दोगे, इसका डेफिनेशन होगा, पहचान होगा, या था, पा था, ला था, चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो इस आधार पे आप पहचान याद कर पाओगे और यहाँ से इसका डेफिनेशन याद रखोगे। एन एक्शन इज कंप्लीटेड या फिनिश्ड भी बोल सकते हो, कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, इन पास्ट टाइम is called past perfect tense, past perfect tense। वैसा एक्शन जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग जान चुके हैं इज एम आर या वाज वेयर के बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप होता है, हैज या हैव या हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर जानेंगे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग मुंह से डिफिनेशन लिखा देते हैं, जगह कम है इसलिए। तो इस बात को आप जानोगे जो वह एक्शन जो पास्ट में शुरू हो, एन एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम एंड गोइंग ऑन पास्ट टाइम, वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो और पास्ट तक जारी रहे उसे हम लोग पास्ट का पास्ट भी कहते हैं, जिसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका पहचान होगा आपको, आ रहा था, आ रहे थे, आ रहे थे और आ रही थी। तो इस आधार पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को समझ पाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस में आप ETC बोल सकते हैं। तो सिंस या फोर का प्रयोग तो आप पहले जान चुके हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग होता है। इस आधार पे आप विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरों को जान पाए, विभिन्न प्रकार के प्रकारों को जान पाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिए। इस आधार पे आप प्रेजेंट टेंस के पूरे पार्ट को और पास्ट टेंस के पूरे पार्ट को तैयार करके घर से लाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट बातों को अगले वीडियो में हम लोग समझाने की चेष्टा करेंगे, जिससे कुछ आप लोगों को हम टेंस सिखला पाएँ या हो सकता है अपने आप में बेस्ट कर पाएँ। इसके लिए आप लोग जरूर देखें और अपने आप में सुधार करने की चेष्टा करें। हो सकता है कुछ समझ आए, कुछ अंग्रेजी अच्छा हो और अच्छाई के साथ साथ आप टेंस समझ पाएँ। That's all about today. Now meet me in next class, next video and तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर यू। नाउ सी यू सून। जस्ट गब्बर इज बैक। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।